हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विपिन कुमार, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती का विस्तार पूर्वक वर्णन कि गेहूं की खेती को किस प्रकार कर सकते हैं और कैसे एग्ज़ाम में लिखनी है। ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये वीडियो कक्षा 11 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो बीएससी में पूछी जाती है गेहूं की खेती उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और अदर्स एग्ज़ामों के लिए भी जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का पता चल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो गेहूँ की खेती का वनस्पतिक नाम क्या होता है। गेहूँ की खेती का वनस्पतिक नाम होता है टिट्रिकम एस्टिवम। अब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसमें 42 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब इसका कुल क्या आता है, कुल होता है पोएसी, और इसका जो पुराना नाम होता है वो ग्रेमेनी कुल भी होता है इसका। तो अब बात करेंगे हम इसमें कि इसके महत्व क्या हैं गेहूँ की खेती के। तो इसमें के जो महत्व हैं, ये विश्व में धान्य फसल में गेहूं एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि ये विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि गेहूं के दाने में 9 से 15% तक प्रोटीन पाई जाती है और 70 से 72% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और गेहूं का उपयोग रोटी, डबल रोटी, बिस्कुट, मैदा, सूजी आदि को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका महत्व क्या है, इसका महत्व, ये धान्य गेहूं की एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। इसमें प्रोटीन जो पाई जाती है इसके दाने में वो 9 से 15% तक पाई जाती है और कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, 70 से 72%। और गेहूं का उपयोग जो किया जाता है वो रोटी में, सूजी में, मैदा में, बिस्कुट में, डबल रोटी में, इनमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया इसका महत्व। अब बात करेंगे हम इसमें कि उत्पत्ति क्या है इसकी, मतलब उत्पत्ति स्थान क्या है। तो उत्पत्ति स्थान जो है इसका, गेहूं का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया है ये, लेकिन और डी कौंडले के अनुसार जो है, डी कौंडले कहते हैं कि ये जो इसका जन्म स्थान है वो है दजरा फरार की घाटियाँ। तो इसमें जो माना जाता है वो माना जाता है दक्षिण पश्चिम एशिया की गेहूं का उत्पत्ति स्थान है। अब बात करेंगे हम इसका क्षेत्रफल और वितरण किस प्रकार से है। तो क्षेत्रफल एवं विवरण या वितरण। तो विश्व में गेहूं उत्पादक देश चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, तुर्की आदि हैं। तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है चीन में, दूसरे नंबर पर भारत पर किया जाता है। अब गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। हमने बताया अभी द्वितीय स्थान है भारत का। अब भारत में लगभग 28 मिलियन भूमि पर खेती की जाती है। कितने पर की जाती है भारत में, 28 मिलियन हेक्टेयर पर। और उत्तर प्रदेश में पंजाब प्रथम स्थान पर है। जो उत्तर प्रदेश में जो गेहूं की खेती की जाती है उसमें जो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश में जो पंजाब है वो प्रथम स्थान पर है। अब बात करते हैं इसमें कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब में 72.92% गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। तो कितना किया जाता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में गेहूँ का उत्पादन 72.92% किया जाता है। तो इसमें पूछा जा सकता है, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर किया जाता है। तो चीन पर किया जाता है और दूसरे नंबर पर भारत पर किया जाता है, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका पर किया जाता है। तो यह हो गया आपका क्षेत्रफल एवं वितरण। अब बात करते हैं हम कि गेहूं के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो गेहूं के लिए जलवायु, तो गेहूं शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, क्योंकि इसे ठंडी जलवायु चाहिए, तो शीतोष्ण का पौधा है। और गेहूं को बोते समय तो 20 से 22 सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम रहता। मतलब जब गेहूं को बोया जाता है तो उस समय 20 से 22 सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। और पौधे की वृद्धि के लिए ठंडा मौसम, जब पौधे की वृद्धि होती है गेहूं की तो उसके लिए ठंडा मौसम और पकते समय लंबे दिनों की आवश्यकता होती है।
जब पकते समय उनके लिए लंबे दिनों की आवश्यकता होती है। तो ये आपकी जलवायु होगी। बात करते हैं प्रजाति की। इसमें प्रजाति कौन कौन सी हैं? तो गेहूं की जातियां 2 वर्गों में विभाजित की गई हैं। तो कौन कौन सी? एक बोनी जातियों में और एक ऊंची बढ़ने वाली जातियों में। तो पहले बात करते हैं बोनी जातियां। तो बोनी जातियों में प्रोटीन की मात्रा 13 से 15% होती है और ऊंची बढ़ने वाली जातियों में 9 से 12% तक होती है। अब बात करते हैं हम इनकी प्रजाति की। इनकी प्रजाति कौन कौन सी हैं? तो इनकी प्रजाति हैं ऊंची बढ़ने वालियों की बात करते हैं पहले। तो इनकी ऊंची बढ़ने वाली जो हैं वो हैं K68, K72, मगहर, C306, PBW34, HD 2733, UP 2338। तो ये आपकी ऊंची बढ़वार वाली हैं। बात करते हैं बोनी जातियों की। बोनी जातियां हैं PBW 502, WH 542, उन्नत हलना, पूसा बसंत, नैना, हलना, गोमती, पूसा गोल्ड। तो ये आपकी बोनी जातियां हैं। अब बात करते हैं हम भूमि की। भूमि कैसी चाहिए गेहूं की फसल के लिए? भूमि तो भूमि चाहिए गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। सबसे अच्छी जो मिट्टी रहती है वो रहती है दोमट। लेकिन मृत्तिका दोमट तथा बलुई दोमट भूमि पर भी गेहूं की उत्तम उपज ली जा सकती है। कैसी पे? मृत्तिका दोमट और बलुई दोमट पर भी अच्छी खेती ली जा सकती, अच्छा उत्पादन किया जा सकता है गेहूं का। तो हमारी वीडियो लंबी भी हो सकती है थोड़ी, क्योंकि पूरा सविस्तार पूर्वक वर्णन किया है हमने इसमें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब बात करते हैं हम खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी किस प्रकार करते हैं? तो खेत की तैयारी करते हैं खरीफ की फसल की कटाई के बाद। जब खरीफ की फसल काट ली जाती है तो उसके बाद तुरंत बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई कर दें। एक जुताई करने के बाद उसके बाद हैरो कल्टीवेटर या देसी हल से 2-3 जुताई करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो खरीफ के कटाई के बाद तुरंत एक जुताई कर देनी चाहिए मिट्टी पलटने वाले हल से। फिर उसके बाद हैरो या कल्टीवेटर या देसी हल की सहायता से 2-3 बार जुताई कर देनी चाहिए। तो ये हो जाएगी आपकी खेत की तैयारी। अब बात करते हैं हम बीज की मात्रा कि बीज की मात्रा कितनी दी जाती है। तो बीज की मात्रा अलग अलग है इसमें। तो हल के पीछे पीछे पंक्तियों में बुवाई की जाती है तो 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाला जाता है बीज। अब सीड ड्रिल से बुवाई की जाती है तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और डिबलर विधि से बुवाई की जाती है तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और पछैती बुवाई की जाती है तो 125 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज डाला जाता है। और बात करते हैं इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि बीज बोने की जो गहराई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जब बीज बोया जाता है तो 4 से 5 सेंटीमीटर तक ही उसकी गहराई बीज डालना चाहिए, क्योंकि अगर 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं बोना चाहिए। अगर नीचे बो देंगे तो वो खुद ही गल जाएगा और बीज अपना अंकुरण नहीं कर पाएगा। और अब बात करते हैं हम इसमें कि बीज बोने से पहले बीज को मतलब जो उपचार या शोधन जो करते हैं वो किस प्रकार करेंगे। तो बीज का शोधन या उपचार, तो बीज को लुप्त एवं मृदाओं से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए डाइक्रोडोमार विरिडी की 4 ग्राम मात्रा या स्यूडोमोनास फ्लोरेंस की 3.0 ग्राम मात्रा प्लस 1.0 ग्राम बवास्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोना चाहिए उसे। किससे? स्यूडोमोनास या फ्लोरेंस 3.0 ग्राम मात्रा में और बवास्टीन की 1.0 ग्राम में प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर बोना चाहिए। बात करते हैं बोने की विधियाँ कि बोने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो बोने की विधि जो होती हैं वो होती हैं हल के पीछे बुवाई करना, क्योंकि
एक तरीके से हल आगे आगे चलता और एक कूण बनता चला जाता, उस कूण में बीज डालते जाते हैं तो वो हल के पीछे हो जाती है। अब बात करते हैं सीड ड्रिल दोबारा बुवाई करना। एक ये यंत्र होता है बुवाई करने का, तो उसमें बीज और खाद मिश्रण करके अलग अलग कर कर उसमें डाल दिया जाता है और बैलों की सहायता से उसे खेत में चला दिया जाता है, तो वो सीड ड्रिल दोबारा हो जाती है। अब डिबलर दोबारा बुवाई करना। डिबलर होता है कि जो बड़े क्षेत्रों पे बुवाई की जाती है तो ट्रैक्टरों से जो यंत्र होता है बड़ा, उससे उसमें बीज और खाद अलग अलग मिलाकर और डाल दिया जाता है और फिर उसे खेत में चला दिया जाता है, तो पीछे पीछे बीज पूता हुआ चला जाता है। तो ये होगी आपकी तीनों विधियाँ। अब बात करते हैं बुवाई का समय कि गेहूं की बुवाई का समय क्या होता है। तो गेहूं की बुवाई का समय अलग अलग है, अगैती बुवाई का भी और पछेती का भी। अगैती का जो है नवंबर के प्रथम सप्ताह से और 20 नवंबर तक आप गेहूं की बुवाई कर सकते हैं, और पछेती बुवाई करते हैं तो दिसंबर के अंत तक कर सकते हैं इसमें। तो अब बात करते हैं हम खाद एवं उर्वरक की। तो खाद एवं उर्वरक की तो देसी जातियों की और बोनी जातियों की ये भी अलग है। तो देसी जातियों के लिए 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस और 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास की आवश्यकता होती है। और बोनी जातियों के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर के लिए। तो ये आपकी खाद उर्वरक होगी। बात करते हैं सिंचाई की कि इसमें सिंचाई की किस प्रकार करनी चाहिए। तो इसमें सिंचाई के लिए गेहूं की सिंचाई के लिए 6 अवस्थाएं होती हैं। तो गेहूं की जब सिंचाई की जाती है तो 6 अवस्थाएं होती हैं। तो पहली सिंचाई जो की जाती है वो कब की जाती है, तो शिखर जड़ की अवस्था में की जाती है। जब गेहूं में शिखर जड़ निकलती है तो उस समय सिंचाई की जाती है। जब गेहूं बोने के 20 से 25 दिन बाद की जाती है। अब दूसरी सिंचाई कब की जाती है, कल्ले फूटने की अवस्था में की जाती है, जब बोने के 40 से 45 दिन बाद की जाती है वो। अब बात करते हैं इसमें तीसरी सिंचाई की। तो तीसरी सिंचाई है इसमें कि गांठ बनने की अंतिम अवस्था, जब गांठ बनती है तो उसकी जो अंतिम अवस्था होती है उस पर सिंचाई की जाती है बोने के 60 से 65 दिन बाद। अब बात करते हैं चौथी सिंचाई। चौथी सिंचाई जो की जाती है वो की जाती है फूल आने के समय, जो बोने के 80 से 85 दिन बाद की जाती है। अब बात करते हैं पाँचवीं सिंचाई। पाँचवीं सिंचाई की जाती है दुग्ध अवस्था, जब गेहूँ दूध अवस्था में आ जाता है तो उस समय सिंचाई की जाती है, तो वो की जाती है 100 से 105 दिन बाद। अब बात करते हैं हम छठी सिंचाई की। तो छठी सिंचाई जो है, जो अंतिम सिंचाई होती है, वो दाना पकते समय जो पिष्ट अवस्था पर बोने के 115 से 120 दिन बाद की जाती है। तो ये आपकी सिंचाई होगी। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की, खरपतवार कौन कौन से होते हैं इसमें। तो खरपतवार जो होते हैं आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करते हैं पहले। तो चौड़ी की पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं वो होता है बथुआ, कृष्ण नील, गजरी, प्याजी और बथुआ और रतुआ, सेंजी आदि। ये आपके चौड़ी पत्ती वाले होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया था, तो इसके नियंत्रण के लिए क्या आता है 2,4-D का प्रयोग किया था। ईस्टर साल्ट 36% की 835 ग्राम मात्रा को 800 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के 35 से 40 दिन के अंदर छिड़काव करना चाहिए। तो 2,4-D या ईस्ट साल्ट का 36% आता है, तो उसको 835 ग्राम मात्रा को 800 लीटर पानी में मिलाकर 35 से 40 दिन के अंतराल पर छिड़क देना चाहिए। तो इससे जो खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, या इनको निराई गुड़ाई करके भी इन्हें समाप्त किया जा सकता है। बात करते हैं गेहूं के मुख्य खरपतवार कि गेहूं के मुख्य खरपतवार कौन से होते हैं। तो गेहूं के मुख्य खरपतवार होते हैं जो कि गेहूं के पौधे से मिलते जुलते होते हैं, जैसे कि गेहूं का मामा या गेहूं सा भी कहते हैं, इसे फेलेरिस माइनस भी कहते हैं। गेहूं का मामा का वैज्ञानिक नाम फेलेरिस माइनस भी होता है। तो ये इसके मुख्य खरपतवार हैं। तो इनका नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है, नियंत्रण किया जाएगा आइसोप्रोटेयूरान 75% रसायन को 1.0 किलोग्राम मात्रा में 1000 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए।
अब बात करेंगे हम इसमें हानिकारक रोग एवं रोकथाम की, कि हानिकारक रोग एवं रोकथाम क्या होते हैं। तो इसमें हानिकारक रोग और रोकथाम क्या होते हैं। गेरुई रोग। गेरुई रोग कौन सा होता है। तो गेरुई रोग जो होता है, जिस प्रकार लोहे पर जंग लग जाती है उसी ही नज़र आता है ये, उसी ही प्रकार गेहूं की गेरुई का प्रकोप होता है। जैसे कि गेहूं पर काले काले धब्बे बन जाते हैं, 3 प्रकार का होता है ये, काला, सफ़ेद और चूर्णित, 3 प्रकार का होता है। तो इसमें हम बात करेंगे इसकी रोकथाम की, कि रोकथाम क्या होती है। तो इसकी रोकथाम है गेरुई रोधक किस्मों को उगाना। नंबर 2, इंडोफिल M45 नामक दवाई का छिड़काव 0.2% के हिसाब से करना चाहिए। किस प्रकार कर सकते हैं इसकी रोकथाम। तो इसकी रोकथाम कर सकते हैं इंडोफिल M45 नामक दवाई का छिड़काव कर 0.2% के हिसाब से करना चाहिए। बात करेंगे इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण रोग है, यह है कंडुआ रोग। जो कंडुआ रोग होता है यह बीज जनित रोग होता है, ये पहले ही बीज में ही संसिद्ध होता है। तो पौधे में जब बलियां आती हैं तो उनके दाने के स्थान पर काला चूर्ण बन जाता है। जब पौधे में जब बलियां आती हैं तो उनके दानों के स्थान पर जो है ये काले रंग का चूर्ण बन जाता है और ये पूरी फसल को नष्ट कर देता है। तो अब बात करेंगे इसकी रोकथाम की, कि इसकी रोकथाम क्या है। तो इसकी रोकथाम जो है वो प्रमाणित बीज को ही बोना चाहिए, मतलब जो संशोधित बीज होता है उस बीज को ही बोना चाहिए, और रोगरोधी किस्मों को बोना चाहिए। रोगरोधी किस्में बोना चाहिए इसमें, और बीटावेक्स या बवास्टिन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करना चाहिए। तो ये इसकी रोकथाम होगी। अब बात करते हैं हानिकारक कीट, कि हानिकारक कीट कौन कौन से लगते हैं गेहूं की फसल में। तो गेहूं की फसल में जो हानिकारक कीट लगते हैं, दीमक या गुंजिया। तो ये दो जो पूछ लिया, कभी कभी पूछ लिया था कि दीमक या गुंजिया से कौन सी फसल को हानि होती है। तो इससे गेहूं की फसल को हानि होती है। तो ये कीट बहुत हानिकारक होते हैं। ये ज़मीन में रहते हैं, जो दीमक होती है ज़मीन में रहती है और पौधे की जड़ों को खा जाती है भूमि के अंदर रहकर। तो ये बहुत हानिकारक कीट है, ये भूमि में रहते हैं और पौधे की जड़ों को खाते हैं। और इसकी रोकथाम किस प्रकार की जाएगी। रोकथाम की जाएगी इसकी लिंडेन धूल का 1.3% 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए फसल में। तो इसकी रोकथाम हो जाएगी। बात करते हैं तनाभेदक। तनाभेदक कीट जो है ये गेहूं का बहुत हानिकारक कीट है। किसका। गेहूं का ये बहुत हानिकारक कीट है, हानिकारक कीट है। और इसकी मोथ मतलब पत्तियों पर अंडे देती है। जो इनकी मादा होती है वो पत्तियों पर अंडे देती है, और वह अंडे से जो बाहर की उनके मेमना निकलकर और पौधे के तने में घुस जाते हैं और पौधे को नष्ट कर देते हैं वो। तो इसकी रोकथाम जो है वो रोकथाम किस प्रकार करेंगे। फालिडोल धूल का 0.4% छिड़काव करना चाहिए। किसका। फालिडोल का धूल का 0.4% का छिड़काव करना चाहिए। और अब बात करते हैं चूहा। जो चूहा कीट होता है, तो चूहा कीट के नियंत्रण के लिए बेरियम कार्बोनेट या जिंक फास्फाइड की जहरीली गोलियों का प्रयोग करना चाहिए। तो चूहे के लिए जिंक फास्फेट का भी जहरीली गोलियां होती हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। अब बात करेंगे कि गेहूं की फसल की उपज क्या प्राप्त होती है। तो उपज जो प्राप्त होती है बोनी किस्में, जैसे 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना व 40 से 50 क्विंटल हेक्टेयर भूमि मतलब भूसा प्राप्त होता है। मतलब 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तो दाना प्राप्त हो जाता है, और 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भूसा प्राप्त होता है बोनी जातियों में। अब देसी जातियों में 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना प्राप्त होता है, और भूस भी इसमें करीबन इतने ही निकल जाता है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो ये वीडियो जो हमने ये खेती कराई है, ये गेहूं की खेती है। गेहूं की खेती का सर्वविस्तार पूर्वक वर्णन है। आपको किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछी जाती है तो आप इसे ही लिखाएं। इसमें से कुछ पॉइंट, अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई है, अगर आप इस तरह भी लिखे आते हैं तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे आपको। और यूपी बोर्ड के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और आप सर्च भी मार सकते हैं, एग्रीकल्चर स्टडी बीके से टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।